गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग मिशन सफलता के तहत मैथ सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में मैथ के वे सभी चैप्टर को करवाया जाएगा जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके तहत हमने कुछ चैप्टर को सिलेक्ट भी किया है जो ये हैं: संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी, भिन्न, सरलीकरण, HCF, LCM, अनुपात समानुपात, आयुष, साझेदारी, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य एवं समय, पाइप एवं टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, और 2-4 सब्जेक्ट छूट भी गया होगा जिसे हम आगे के वीडियो में ये शामिल कर देंगे। तो हम लोग इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, और इन सभी चैप्टर से जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में बनते हैं, करीब करीब वे सभी क्वेश्चन को यहाँ करवाया जाएगा। तो आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले संख्या पद्धति को समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत उसके बेसिक स्ट्रक्चर से होता है। मतलब जब तक हम संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इन सभी चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसकी शुरुआत सबसे पहले संख्या पद्धति से हम लोग करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति, इसका डिफिनेशन है, इसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति वह पद्धति है जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुण का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या, ये संख्या पद्धति विश्व स्तर पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 लिखे हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। एक है बाइनरी संख्या प्रणाली और दूसरा है दशमलव संख्या प्रणाली। और भी कई हैं, पर हमें इन दोनों को ध्यान देना है, और उसमें भी आज हम दशमलव संख्या पद्धति को ही पढ़ेंगे। बाइनरी पद्धति का आधार 2 है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है, बस 2 ही नंबर। हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर वो बाइनरी नंबर को ही समझ पाता है, और हम लोग जो पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे दशमलव पद्धति कहते हैं। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग दशमलव पद्धति को ही पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी संख्या पद्धति को बाद में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत दशमलव संख्या पद्धति को ही है। तो इसमें सबसे पहले इनके कुछ संख्या हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा, तभी इसके सवाल पर हम लोग आ सकते हैं। तो इसमें 9-10 ऐसे संख्या है जिसको समझे बिना हम आगे के क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए इसकी शुरुआत यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या को n से प्रकट किया जाता है, यानी n से सूचित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से अनंत तक होता है। मतलब 0 प्राकृत संख्या का हिस्सा नहीं है। प्राकृत संख्या का शुरुआत 1 से होता है और ये हमें इसमें मुख्य बात ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 1 से होती है। चूँकि जब कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपसे इसी टाइप से पूछा जाएगा कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का योग निकालिए या प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत निकालिए। तो जब तक आपको ये इसकी शुरुआत अंक नहीं पता होंगे तब तक आप सही से इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसमें ये समझने वाली बात है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है। चलते हैं अगले नंबर पर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वे संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को W से प्रकट करते हैं या W से सूचित करते हैं। मतलब ये प्राकृत संख्या के सेट में सबसे पहले अगर 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, और दूसरा सवाल ये होगा कि सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो चूँकि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 यानी सारा प्राकृत नंबर इसमें है। तो इससे ये बात क्लियर हो गया है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। वही बात यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि 0 पूर्ण संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चूँकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या में भी 1 2 है, उससे पहले 0 है, मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर एक शून्य भी है जो प्राकृत संख्या का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स नंबर। प्राकृत संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को Z से प्रकट करते हैं। डिफिनेशन के हिसाब से -4, -3, -2, -1 और शून्य भी है, और ये पॉजिटिव नंबर है। पूर्णांक संख्या में पॉइंट वाला नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे
5.6 ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो इसका अर्थ ही होता है कि पूर्ण प्लस अंक। इसलिए पॉइंट वाला मान लीजिए इसको ऐसे हम लिख दें तो ये नहीं होगा, जबकि अगर कटने वाला नंबर है तो ये पूर्णांक होगा, क्योंकि ये कट करके 3 हो जा रहा है। तो इसमें शून्य भी शामिल होता है, माइनस वाला नंबर भी शामिल होता है और प्लस वाला भी नंबर शामिल होता है। तो पूर्णांक में मेन बात ये ध्यान रखना है कि इसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं शामिल होता है, बाकी सभी ये इसके अंदर आते हैं। हाँ, एक और बात इसमें है, जीरो पूर्णांक तो है, लेकिन न ये धनात्मक पूर्णांक है और न ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इन दोनों में ये कुछ भी नहीं है, पर ये पूर्णांक है और इसे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाता है जो कन्फ्यूज़न वाला हो, जिसको लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए अगला, सम संख्या, इवन नंबर। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या को ई से प्रकट करते हैं या डिनोट करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 अनंत। अब इसको हम कैसे समझें कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है? तो सम संख्या को समझने के लिए जिस किसी भी नंबर के दाहिने साइड यानी इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे सभी सम संख्या होती है। जैसे अगर हम लिख दें तो ये सम संख्या है या विषम संख्या है। एक और नंबर लिख देते हैं, इसको बताना है। ये 3 संख्या दिया हुआ है, तो इसके अंतिम अंक क्या है? 6 है। और इसमें क्या बताया गया है कि जिस भी संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे सम संख्या होती है, इसलिए ये सम संख्या है। इसके अंतिम अंक क्या है? 1 है, जो कि इससे नहीं मैच कर रहा है, इसलिए सम संख्या ये नहीं है। जबकि इसमें अंतिम यानी इकाई अंक क्या है? 2 है, इसलिए ये सम संख्या है। ये और भी आप नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी। अगर लास्ट में 0 है तो ये भी सम संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और इस सेशन का आपको इस सेशन के साथ आप बने रहें अंत तक। बिल्कुल आपको सभी बात समझ में आएंगे और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वे भी आप कर पाएंगे। और प्लीज़ इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो अगला है विषम संख्याएं, ओड नंबर। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता हो, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या को ओ से प्रकट करते हैं। इसमें 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर ये समझना है कि विषम संख्याएं वे संख्या होती है जिसके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो। जिस संख्या के अंतिम अंक इन 5 डिजिट में से कुछ भी हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्या होगी। अब जैसे हम
एक संख्या लिखते हैं 6 3 4 7। दूसरा संख्या लिखते हैं 1 दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, तो हमें बताना है कि इन तीनों में कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। चूँकि इसके इकाई अंक 1 है और जिसके भी इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो वे विषम संख्या होते हैं, इसलिए ये विषम संख्या है। इसके इकाई अंक 2 है, जबकि इसमें कहा गया है कि 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए, इसलिए ये विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या है। और इसके अंतिम अंक 5 हैं, मतलब विषम संख्या के लिए जो चाहिए वो इसमें है, इसलिए ये विषम संख्या है। तो चलते हैं अगला नंबर पर। यहाँ इससे जो कुछ सवाल बन सकते हैं उसे मैंने लिख दिया है कि 2 सम संख्याओं का योग होता है। 2 सम संख्याओं का योग होता है, इसको आइए समझते हैं। सम संख्या भी आप समझ चुके हैं कि 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है, 2 भी है, 4 है, 6 है, 8 है। पूछा गया है कि 2 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम इनमें से किसी भी 2 संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। 2 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 6 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। आप देख पा रहे हैं कि ये सब जोड़ने पर सम संख्या आया है, मतलब कि जब भी 2 सम संख्याओं का योग होता है वो सम संख्या होता है, या 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या ही होगा, या 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी सम संख्या ही होगा। तो इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं। फिर से एक बार मैं इसे बता दे रहा हूँ कि 2 सम संख्याओं का योग सम होगा, 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी सम होगा, और 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम होगा। ये तो आप योग वाला देख लिए हैं, अब अंतर वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 - 4 कितना होगा 2, 4 - 2 इसका होगा 2, 8 - 6 इसका होगा 2। मतलब कि सम संख्या में से सम संख्या को घटाने पर यानी कि उसका अंतर भी सम संख्या ही होता है। अब गुणनफल को देख लेते हैं। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 6 × 4 ये हो जाएगा 24, और 6 × 8 ये हो जाएगा 48। मतलब जब 2 सम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल भी सम संख्या ही आएगा। तो इन बातों से ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे कि 2 सम संख्याओं का योग सम, 2 सम संख्याओं का अंतर सम, 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी सम होता है। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है कि 2 विषम संख्याओं का योग होता है। तो देख लेते हैं विषम संख्या कौन कौन सी है। 1 3 5 7 9। तो कर देते हैं योग। 1 + 3 हो जाएगा 4,
3 + 8 5 हो जाएगा 8। 5 + 7 हो जाएगा 12। यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब दो विषम संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो इसका परिणाम सम होगा। आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, यानी दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। इसका आंसर ये है। तो यहाँ पर अंतर वाला भी हम चेक कर लेते हैं कि दो विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। 7 - 5 2, 3 - 1 2, 9 - 3 6। मतलब दो विषम संख्याओं का अंतर भी सम होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे कॉपी पर ज़रूर नोट कर लें। अब दो विषम संख्याओं का गुणनफल करके देख लेते हैं, इसका क्या है। 3 × 1 3, 5 × 3 15, 7 × 5 35। यहाँ पर एक बात निकल के आया कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, जबकि दो विषम संख्याओं का योग और अंतर सम होता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं इसमें अगला सवाल को देखते हैं। ये हमने कर लिए, इसे भी कर लिया। एक सम और एक विषम संख्या का योग होता है, देख लेते हैं। एक सम मतलब कि 2 और एक विषम 1, इसको जब ऐड करेंगे तो ये होगा 3। एक विषम और एक सम को जब ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 7। फिर एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पर परिणाम ये आया कि एक सम और एक विषम को जोड़ा जाए तो ये हर हाल में ये विषम नंबर ही आ रहा है। मतलब कि जब भी कभी एक सम को और एक विषम को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इन दोनों स्थिति में विषम नंबर ही आएंगे। मतलब कि एक सम और एक विषम संख्याओं का योग विषम होता है और एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर वो भी विषम होता है। हम अंतर वाला अब देख लेते हैं, ये तो योग वाला था। 6 - 3 3, 7 - 4 3 या 9 - 2 7। मतलब हमने एक सम को और एक विषम को रखा। एक सम ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, तो परिणाम हमारे सामने क्या आया, विषम। मतलब कि एक सम और एक विषम का योग या अंतर विषम होता है। अब गुणनफल देख लेते हैं। तीन × 2 = 6, 4 × 5 = 20, 3 × 4 तो 12। जब हम एक सम और एक विषम को आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास परिणाम के रूप में सम नंबर आ रहा है। यानी एक सम और एक विषम संख्या का योग विषम होता है। एक सम और एक विषम संख्या का अंतर विषम होता है, जबकि एक सम और एक विषम
संख्या का गुणनफल सम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग अभी समझ लिए हैं कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है विषम ही, दो सम संख्याओं का गुणनफल होता है सम ही, एक सम और एक विषम संख्या का गुणनफल होगा ये सम होगा। अब शून्य के बारे में समझ लेते हैं कि शून्य का चक्कर क्या है। शून्य को क्या माना जाए, सम संख्या या विषम संख्या? तो अभी हम लोग ये समझ लिए हैं कि अगर दो सम संख्या हो जैसे कि 2 और 4 तो इसका योग सम होगा, और एक सम और एक विषम को जोड़ा जाए तो इसका परिणाम विषम होता है, और दो विषम हो तो इसका परिणाम सम होता है। हम इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू शून्य को समझ लेंगे। अगर हम शून्य को विषम नंबर माने तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो विषम संख्या का योग सम होता है। तो अगर हम एक विषम के रूप में 3 को ही लें और दूसरा अगर हम विषम 0 को माने तो 0 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ कितना रहा है 3, जबकि हम आना तो चाहिए था एक सम नंबर। या फिर इस पर भी चेक कर लेते हैं कि एक सम और एक विषम का योग विषम होता है। तो अगर हम सम के जगह 2 को रख दें और विषम यहाँ 3 है तो इसके जगह हम 0 को अगर रख दें तो यहाँ पर आ कितना रहा है 2, जबकि आना तो चाहिए था एक विषम नंबर, लेकिन आ गया है सम नंबर। इससे ये बात क्लियर हो गया है कि 0 विषम संख्या नहीं है। एक बार फिर से देख लेना है। यहाँ लिखा गया है कि दो विषम संख्या का योग एक सम संख्या होता है। अगर हम इन दोनों के जगह ही 1 3 के जगह 0 को कर दें, जो मैंने यहाँ पर किया है, तो परिणाम आना चाहिए था सम, जबकि आया है विषम। इसका मतलब है कि शून्य विषम संख्या नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी हम देख लेते हैं कि 2 और 3 मतलब कि सम और विषम को जोड़ने पर क्या होता है विषम संख्या। तो सम 2 को हम रख दिए हैं और विषम की जगह अगर हम 0 मान लिए हैं तो इसका परिणाम तो विषम आना चाहिए था, लेकिन आया है सम। इसका मतलब है कि 0 विषम संख्या नहीं है। अब सम पर चेक कर लेते हैं। सम पर क्या है कि 2 सम संख्या का योग सम होता है और एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम होता है। तो इसको पहले कट करते हैं। अगर हम शून्य को सम माने तो एक तो सम ये है और एक ये है, 0 को हम मान लिए तो इसका परिणाम कितना रहा है 2। अच्छा, एक सम और एक विषम का योग होता है विषम। तो अगर हम 0 को सम मान लिए और एक विषम नंबर हम कोई भी ले, जैसे 5 या 7 कुछ भी, तो इसका परिणाम क्या आ रहा है 5। मतलब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि दो सम संख्या का योग सम होता है। मतलब 2 तो सम है ही, अगर 0 सम है तभी तो ये परिणाम सम आ रहा है। और एक सम और एक विषम संख्या का योग विषम होता है। तो यहाँ पर भी ये प्रूव हो गया कि अगर 0 को हम सम माने और ये एक विषम संख्या है तो इसका योग विषम आ रहा है। मतलब 0 एक सम संख्या है। ये बात फाइनल हो चुका है, ये सिद्ध हो गया है और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि 0 एक सम संख्या है। अब है भाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में यहाँ दिया हुआ है 4, 6 और 9। यहाँ कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका भाजक कम से कम 3 हो।
जैसे अगर 4 को ले लिया जाए तो 4 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और 4 काट सकता है। मतलब कि 1 और 4 जो कि खुद है, इसके अलावा इसे 2 भी काट रहा है। मतलब कि 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी ये कट जा रहा है। जैसे 6 को ले लिया जाए तो इसे 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 काट सकता है। यानी कि 1 और खुद के अलावा इसे ये दोनों नंबर भी काट सकता है। तो इससे पहले वाला नंबर को देख लेते हैं। जैसे 1 है तो 1 को सिर्फ 1 काट सकता है। यहाँ पर यह भी चीज़ देखना है कि केवल एक फैक्टर हो या केवल एक भाजक हो तो वो न भाज्य संख्या कहलाएगा और न अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसलिए ए इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है। 2 को देख लेते हैं। 2 को काटने वाला 1 है और 2 है, मतलब इसके 2 फैक्टर हैं। यानी ये भाज्य संख्या नहीं है बल्कि ये अभाज्य संख्या है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। उसी तरीके से 3 को देख लेते हैं। 3 को 1 या तो 3 काट सकता है, इसके अलावा इसे और कोई नहीं काट सकता है। मतलब ये भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ गौर करना ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, और बाकी इसके बाद आपको आगे तक देखना है। आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। जिसका भाजक 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या होता है, और जिसका भाजक 2 हो वो अभाज्य संख्या होता है, और जिसका भाजक 1 हो वो न भाज्य और न ही अभाज्य। जैसे 1 इन दोनों में से किसी में नहीं आता है, न वो भाज्य है और न ही अभाज्य है। चलते हैं अभाज्य पर। अभाज्य संख्या वे प्राकृत संख्या जो केवल 1 या अपने आप से विभाजित हो सके अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, इसमें 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। मतलब इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से। और एक और गौर करना है कि 2 ही एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, वरना इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्या है वे सब विषम नंबर है या विषम संख्या है। और 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या को लिखें, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? 2, 3, 5, 7 और 11। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। तो क्या करना है? 2, 3, 5, 7, 11 और इन सभी को जोड़ देना है। 2, 3, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 20 से 30 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि 20 से 30 तक के नंबर को लिख देते हैं पहले। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29। यहाँ 21 को 1 और 21 तो काट ही रहा है, इसके अलावा इसे 3 और 7 भी काटता है, मतलब कि यह अभाज्य नहीं है। 22 तो सम है, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। 23 को 1 और खुद ही काटता है, इसलिए ये अभाज्य है। 24 को 2 काट रहा है, 1 काट रहा है, 24 खुद काट रहा है और 6 भी, इसके बहुत फैक्टर है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 25 को 5 भी काटता है, 25 खुद काट रहा है और 1 भी काट रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 26 भी नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है। 27 भी नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर 9 भी है। 28 भी नहीं होगा। हाँ, 29 होगा। तो इसका मतलब है कि 20 से 30 के बीच में मात्र 2 ही अभाज्य संख्या है, 23 और 29। तो आइए अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दूसरा है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर है 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है, मतलब कि अभाज्य संख्या भी है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 है, लेकिन वो सम है, तो इसलिए 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, चूँकि 4 के बाद 9 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, मतलब 4 के बाद भाज्य 6 है और इसके बाद 9 है, जो कि ये भी सम है और ये भी सम है, जबकि ये विषम है। तो मतलब 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है, जो मैं आपके सामने ये लिख कर ले आया हूँ। इन सभी को आप लोग अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इनसे आपसे बहुत तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको बताना है 11 और सबसे बड़ी 97। या फिर डायरेक्ट बीच वाला पूछ लिया जाए कि 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 30 से 40 के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि 31 और 37 ही है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और सेशन को अच्छे से देख रहे होंगे। और एक और बात कहना है कि ये रिकॉर्ड करने में साइड का वॉइस आ जाता है, इसलिए उसे नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि कुछ ऐसा जगह मिल ही नहीं पा रहा है जहाँ पर हम सुकून से रिकॉर्ड कर पाएँ। आपको मेन क्वेश्चन को देखना है और इस थ्योरी को समझना है। चलिए आगे। अब आता है परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे संख्याएं जो p बटा q के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल, यानी कि q 0 के बराबर नहीं हो। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप परिमेय संख्या का बहुत बार डिफिनेशन देख चुके होंगे और वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को q से प्रकट करते हैं, तो इसको आज समझ लेते हैं बेहतर से कि q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 6 को 2 से भाग करें तो ये इसका भागफल 3 आता है। अच्छा, ये भागफल 3 क्यों आया? क्योंकि जब हम 3 को 2 से गुना करेंगे तो वापस से ये 6 आ जाएगा। या फिर 4 को हम 2 से भाग करें तो भागफल 2 आता है। ये भागफल 2 क्यों आया है? क्योंकि हम इसको 2 से फिर से गुना करेंगे तो वापस से ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी संख्या को 4/0 लिख दें तो इसका भागफल क्या होगा? यहाँ पर कौन ऐसा नंबर होगा जो 0 से गुना करे और 4 आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे ही 0 से आप किसी को गुना करेंगे तो उसको वो 0 बना देगा।
और क्या आप ये 0 और ये 0 को गुना करके 4 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब कि जैसे ही यानी कि जैसे ही q बराबर 0 होगा वो कोई संख्या बन ही नहीं पाएगा, यानी वो कोई संख्या होगा ही नहीं। इसलिए इसमें ये फिक्स कर दिया जाता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह संख्या होगा ही नहीं, परिमेय क्या वो कोई संख्या भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप त्रिकोणमिति का भी ये देखते होंगे कि tan 90 का मान अपरिभाषित लिख दिया जाता है। कारण यही है कि उसमें 1/0 होता है और 0 को किससे आप गुना करेंगे कि 1 आ जाए, तो कोई वैसा नंबर नहीं है, इसलिए अपरिभाषित इसको कह दिया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसमें जैसे में आप देख रहे हैं 5/7, 8/9, ये तो इसका नॉर्मल फॉर्मेट है। यहाँ देखना है कि एक है पाई, इसका मान होता है 22/7। इसमें ये परिमेय संख्या है जबकि ये अपरिमेय संख्या है। चूँकि पाई का मान हमेशा बदलते रहता है, अभी हम लोग पाई का मान 22/7 पढ़ रहे हैं, जबकि इसका मान पहले 22/8 चलता था। और चूँकि इसमें q बराबर 0 नहीं है और ये p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन परिमेय संख्या है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई बार वाला नंबर 0.3 देकर इस पर यह बार लगाया गया है, तो ये भी एक परिमेय होता है, क्योंकि इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि 3/9 लिख सकते हैं। लेकिन जब इसे इस तरीके से लिखें 7, 6, 3, मतलब एक जैसा नंबर ना आए और बार लगाने जैसा ना हो, यानी कंटिन्यू चलता रहे, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा। जबकि जो बार से जिस संख्या को रोका जा सके वो ये परिमेय संख्या होता है। और रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वे भी परिमेय होता है, जैसे 144, 625, इस तरीके से जो रूट से बाहर आ रहा है वह भी परिमेय संख्या होता है। चलते हैं अब अगला संख्या को देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती है वे अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट में वैसे ही नंबर जो बाहर नहीं निकल सकता है, यानी कि वो पॉइंट में आ जाएगा, ये भी, ये या पाई दिया हुआ है या √7, ये सभी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को छोड़कर जो भी बच रहा है वो सब अभी अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय अपरिमेय के समुच्चय को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। मतलब इसमें सभी संख्याएं आ जाती है जिसे हम लिख सकते हैं या जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि दो ऐसे फॉर्मेट वाले अवास्तविक संख्या हैं जो कल्पनाओं में है, मतलब वो रियल में है नहीं। बाकी उन दोनों फॉर्मेट के अलावा जो भी है ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, यानी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अवास्तविक संख्या को देख लेते हैं। एक तो -1/0 और एक रूट के अंदर माइनस में 1 हो, तो ये अवास्तविक संख्या है, मतलब ये कोई संख्या है नहीं और इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये संख्या का मामला यहाँ तक लगभग फिनिश हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। दशमलव भिन्न क्या है? ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 7/10, फिर है 17/100,
फिर है 11/1000, यानी जिनके हर 10 या 10 के फॉर्मेट में हो, जैसे ये 10 है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है, ये 10 के पावर 4 है, यानी इस हाल में हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब अंक से संबंधित कुछ बात को समझ लेते हैं कि अंक 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि कुल 10 अंक होते हैं। 9 और 1 0, 10 अंक होते हैं। अतः अंकों की संख्या 10 होती है। संख्या 1 से शुरू होती है और संख्या अनंत तक जाती है। एक अंकीय संख्या 9 होती है, 2 अंकीय संख्या 90 को होती है, 3 अंकीय संख्या 900 होती है और 4 अंकीय संख्या 9000 होती है। और इस प्रकार आप चाहे जितना निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए, मगर उससे पहले इसको देख लेते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य अंक 11 है। 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 के अंक 21 बार आते हैं और 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 से 9 तक के प्रत्येक अंक 20 बार आते हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट याद करेंगे, या आप इसे लिख कर चेक भी कर सकते हैं। 1 से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सभी का। ये 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 192 अंक होते हैं। ये डायरेक्ट याद रखना ही बेहतर है। जैसे 1 से 100 तक में 100, 1 से 100 तक दहाई अंक 91, 1 से 100 तक सैकड़े अंक 1, कुल मिला के 192। एक अंकों की कुल संख्या 9 होती है। इसको निकालने के लिए हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, और वो घटाने पर हमारा आंसर आ जाएगा 9। उसी तरीके से 2 अंकों की कुल संख्या निकालना है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना पड़ेगा और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसमें से घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा आंसर 90। उसी तरीके से 3 अंकों की कुल संख्या लिखना है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना पड़ेगा और उसमें से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, मतलब कि 100 को। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 900। इस तरीके से आप जितना अंकों की संख्या चाहे जितना निकालना हो आप निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे इसके हम भाज्यता का नियम लाने वाले हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और ये मैथ का सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा और ये पूरा थ्योरी होने के बाद इससे जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उस सवाल को कराया जाएगा। इसलिए आज के लिए यही सेवा समाप्त होता है। शुक्रिया।